स्टार्ट है। चलो जल्दी से हम लोग देखेंगे जितना भी क्वेश्चंस जो है हम लोग कर रहे हैं। अगर ये हम लोग देख रहे हैं तो ये सेट नंबर कितना है? सेट नंबर 6 है। इससे पहले ऑलरेडी जैसे कि आप लोग अगर यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, कौन कौन देख रहा है? टेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 का एनालिसिस कर दिए, ये 6 है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग 6 वाला का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये 6 वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, साधारण बैरोमीटर, ऑनलाइन आप लोग भी जो भी देख रहे हो, बोल रहा है साधारण बैरोमीटर में हम लोग अमूमन कौन सा द्रव का इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? सबसे पहले पता होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब को यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर का। एक और पूछा जाता है, मोनोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो एक पर्टिकुलर गैस को अगर नापना होगा तो मोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बैरोमीटर मतलब अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो अभी हम लोग का मेन कंसर्न क्या है इस क्वेश्चन में कि वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि बैरोमीटर में दोस्त ऐसा क्या डाला हुआ रहता है? ठीक है ना, क्वेश्चन का आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है, ध्यान से देखो। पहला बोल रहा है कि बैरोमीटर जो हम लोग का लगा रहता है उसमें हम लोग डालते क्या है? ठीक है ना, इसके अंदर कुछ एक लिक्विड सा चीज रहता है। तो पहला बोल रहा है जिसमें पानी रहता है, दूसरा बोल रहा है इसमें अल्कोहल रहता है, तीसरा बोल रहा है इसमें क्विक सिल्वर जिसको पारा यानी मरकरी भी बोलते हैं ये रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। लेकिन ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आप लोग भी जो देख रहे हैं उसको समझ में आएगा। अगर इसमें पूछा होता मेरे को ये कि जल्दी से मेरे को ये बताइए कि पारा में क्या क्या चीज को डाल सकते हैं, तो पारा में हम सबको डाल सकते थे, पानी को भी डाल सकते थे, अल्कोहल को भी डाल सकते थे, सॉरी बैरोमीटर में, और पारा को भी डाल सकते थे। लेकिन बोल रहा है कि अमूमन इन जनरल साधारण बैरोमीटर यानी नॉर्मल बैरोमीटर में क्या डालते हैं? तब बोलना है क्या डालते हैं? तब हम डालते हैं पारा। अब जब पारा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो पारा के बारे में हमको एक चीज पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि पारा कभी भी किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो अमलगम बनाता है। क्या बनाता है? अमलगम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि अमलगम क्या होता है। तो अमलगम एक अलॉय होता है, एक मिक्सचर होता है। किसका किसका? मेटल, कोई भी धातु प्लस पारा मरकरी। जब इसको मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? एक अमलगम जैसा चीज बन जाता है। और वो भी कैसा होता है दिखने में? वो भी कैसा होता है? लिक्विड की तरह होता है, पानी की तरह होता है। ठीक है ना, तो अमलगम हम आपसे कभी भी पूछेगा तो अमलगम का मतलब क्या? कोई भी धातु और उसमें क्या होगा? पारा होगा, उसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अमलगम। इस चीज को याद रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता कि बैरोमीटर में कौन कौन सा धातु, कौन कौन सा लिक्विड को इस्तेमाल कर सकते हैं, तब हम बोलते क्या? ऑल ऑफ दीज। पूछता कि कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते, क्वेश्चन को पकड़ना है एग्जाम में, बोलता किस किस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, तब हो जाता है ये क्या? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन बोला है कि किसको इस्तेमाल करते हैं इन जनरल, तब क्या हो जाएगा मेरा? पारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन बोल रहा है अपकेंद्रण, दूसरा बोल रहा है सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं जिसको, दूसरा बोल रहा है अपोहन यानी डायलिसिस, तीसरा बोल रहा है उत्क्रमांक प्रसारण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, और चौथा बोल रहा है विसरण यानी डिफ्यूजन। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं फट से, एक बार थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा, एक एक पॉइंट करके देख रहे हैं। अपकेंद्रण क्या होता है? कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं हम लोग। ये अपकेंद्रण, एक होता है अपकेंद्रक बल, पेन थोड़ा मोटा करना होगा, ठीक है कलर। चलो अपकेंद्रक, अपकेंद्रक अपकेंद्रक बल, और एक होता है अभिकेंद्रक बल। इंग्लिश वाले को कंफ्यूजन ना हो उसके लिए याद रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल और इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल, समझना इस चीज को। अभिकेंद्रक और अपकेंद्रक क्या होता है? मान लो हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ले लो, ये बिंदु है, मान लो कोई बल अगर बाहर की ओर लग रहा है, किस दिशा में? बाहर की ओर। किस दिशा में? बाहर की ओर। तो ये केंद्र है, ये क्या है? सेंटर है। अगर सेंटर से कोई बल बाहर की ओर लगता है तो उस बल को क्या बोलते हैं? उस बल को बोलते हैं अपकेंद्रक बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है। किससे? केंद्र से बाहर की ओर। तो पहला पॉइंट यहीं पर पूछ लेगा आपसे कि अपकेंद्रक का दिशा क्या होता है, तो पता होना चाहिए अपकेंद्रक किधर लगता है? बाहर की ओर। किधर? बाहर की ओर।
बाहर की ओर। अब एक दूसरा बल होता है, मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, ये केंद्र है, और अगर चारों तरफ से बाहर से अंदर की ओर लग रहा है बल, कहां से, बाहर से अंदर की ओर, तो दिशा किधर है, अंदर की ओर। तो जब दिशा अंदर की ओर होता है तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्रक बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रक बल। और अभिकेंद्रक बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स। यानी कि कभी भी कोई भी चीज अगर केंद्र की ओर आने का कोशिश कर रहा है घूमते घूमते, तो उसको क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रक। और अगर बाहर की ओर जाने का कोशिश कर रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, अपकेंद्रक। अब इसमें पूछा कि वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो यहां पे याद रखना कि वॉशिंग मशीन में क्या होता है, हम लोग मशीन में कपड़ा डाले और तेजी से घुमा देते हैं जोर से। तो जब तेजी से घुमा रहे हैं तो इसका मतलब कपड़ा में कहां की ओर बल लग रहा है, बाहर की ओर। तो जो उसके अंदर जो डट है यानी जो गंदगी है उसके ऊपर भी कहां की ओर लग रहा होगा बल, बाहर की ओर। और उस वजह से क्या होता है, वो कपड़ा से अलग हो जाता है। तो केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है या कि केंद्र की ओर लग रहा है, केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है, इसलिए कौन सा बल लगेगा, अपकेंद्रक बल, अभिकेंद्रक नहीं लगेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया मेरा, यहां पे क्लियर हो गया। अगर अभिकेंद्रक रहता है एक ऑप्शन तो क्या होता, दिक्कत हो सकता था, लेकिन हमको याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या होता है, बाहर। अब इसमें एप्लीकेशन पूछता है, किसका एप्लीकेशन बताइए, सबसे पहले याद रखना है बटर बनाते हैं हम लोग, बटर, दूध को मटते हैं, तो दूध को मटते हैं तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूध को मटते हैं तो मलाई और दूध अलग कैसे हो जाता है, किस विधि के कारण हो जाता है, अपकेंद्रन के कारण या अभिकेंद्रन के कारण। तो बोलना है अपकेंद्रक, जो बाहर की ओर लगता है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा धोते हैं, वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा धोते हैं, इसमें भी कपड़ा कैसे साफ होता है, यही बल के कारण। कौन सा बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रक बल। और एक होता है सेंट्रीपीटल फोर्स, जो कहां लगता है, केंद्र की ओर। कहां लगता है, केंद्र की ओर, अंदर की ओर। तो केंद्र की ओर, अंदर की ओर जो बल लगता है वो क्या करता है, किसी भी वस्तु को बीच में लाने का प्रयास करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और हम लोग पूछ सकते हैं, मौत का कुआं, मौत का कुआं क्या बोलते हैं, डेथ वेल लिख सकते हैं, या मौत का कुआं, मौत का कुआं। मौत का कुआं में क्या होता है, एक आदमी क्या करता है, चारों तरफ गाड़ी चलाता है। कभी देखे हैं मौत का कुआं का खेल, उसमें क्या होता है कि एक बल लग रहा होता है, जब गोल गोल घूमता है, कहां की ओर लग रहा होता है, बाहर की ओर। अगर अंदर की ओर लगता है तो नीचे गिर जाता है, बाहर की ओर लगता है, और बाहर की ओर लगने की वजह से क्या होता है, वो दीवार से चिपक के चलता है। आया बात समझ में, दीवार के तरफ क्या लगाता है, चिपक करके जो गोल गोल घूमते रहता है मौत का कुआं में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब गोल गोल घूमता है तो एक बल लगता है बाहर की ओर, और बल जो होता है वो बाहर की ओर लगने के कारण क्या होता है, वो लगातार क्या होता है, घूम पाता है, क्योंकि टायर उसका क्या रहता है, दीवार से चिपका रहता है। अगर अंदर की ओर लगता है तो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसका एप्लीकेशन बताइए, किसका एप्लीकेशन, सेंट्रीफ्यूगल का, यानी कि अपकेंद्रक बल का, जो बाहर की ओर लगता है। तो पहला बताना है क्या, तुरंत बताइएगा, पहला वॉशिंग मशीन, कपड़ा धुल जाता है। दूसरा क्या बताइएगा फट से, हाँ, मौत का कुआं। तीसरा क्या बताइएगा, मट्ठा जो मटते हैं और दूध क्या हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। इसके अलावा डायलिसिस, डायलिसिस का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, किडनी पेशेंट लोग इस्तेमाल करता है, जब वो उसका क्रिएटिनिन का मात्रा बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्रिएटिनिन क्या होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, तो उसको अलग करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। अगला है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अमूमन हम सबको पता है, जो सघन विलयन होता है और जो विरल विलयन होता है, यानी यहां पे देखना, नया पेज ले लेते हैं। मान लो दो सोल्यूशन है, ये ए है, ये बी है, दोनों को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जोड़ दिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्ध, यानी सेलेक्टिवली इसको पार करने में मदद करेगा। कुछ नहीं करना है इसमें, बस समझना है। एक बात बताओ, ये अगर मेरा विरल है, विरल सोल्यूशन, विलयन, और ये मेरा सघन है, देखना क्या होगा, समझना। विरल होने का मतलब है कि मान लो 10 ग्राम चीनी है किसमें, 1 लीटर पानी में, और सघन होने का मतलब है मान लो 50 ग्राम चीनी है 1 लीटर पानी में। अब एक बात बताओ, गाढ़ा कौन होगा, ये कि ये? 50 ग्राम वाला क्या होगा, सोल्यूशन गाढ़ा होगा। अगर इसका शरबत भी बनाएंगे तो क्या मिलेगा, शरबत मीठा मिलेगा, है ना। तो इस चीज को अगर हमको देखेंगे तो ये सघन है और ये मेरा क्या है, विरल है। तो ये सघन विलयन है और ये विरल में, तो इसमें पानी की मात्रा अधिक है कि इसमें अधिक है, इसमें अधिक है। तो हमेशा क्या करेगा, पानी यहां से यहां जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी क्या है, हाई है, और यहाँ पे क्या है, ये लो है। तो कभी भी हम लोग क्या पढ़े हैं
कि कोई भी चीज जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है, तो यहाँ पे पानी का उच्च दाब है, यहाँ पे निम्न दाब है, तो पानी कहां से कहां जाना चाहेगा, यहां से यहां जाना चाहेगा। लेकिन किसी तरीके से हम पानी को यहां से यहां ले जाने की कोशिश करेंगे, तब क्या करना पड़ेगा, तब हमको इसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्वागार्ड, एक्वागार्ड में क्या करते हैं, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए जबरदस्ती हम क्या करते हैं, जबरदस्ती हम क्या करते हैं, यही से पानी को किधर फ्लो कराते हैं, इधर की ओर। अब कॉमन सेंस का एक एग्जांपल लगाना और एकदम समझ में आएगा। पानी का टंकी कभी भी घर में रखा रहता है, तो पानी का टंकी कहाँ रखा रहता है, छत पे, और नल नीचे खोलते तो पानी अपने आप आता है कि मोटर लगा के रखना पड़ता है, अपने आप आता है, क्योंकि ऊपर क्या है हाई प्रेशर और नीचे क्या है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या होगा, पानी अपने आप फ्लो करेगा। लेकिन कभी पानी टंकी में चढ़ाना होता है, तब क्या करना पड़ता है, तब मोटर चलाना पड़ता है। तो ये यानी कि जो ऑटोमेटिक होता था उसको करवाना पड़ता है। तो इसी को ऑस्मोसिस क्या होता है, नेचुरल फिनोमिना है, अपने आप होता है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, करवाना पड़ता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन बताइए, तो तुरंत बताइएगा एक्वागार्ड सर। एक्वागार्ड में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि आप जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, बिजली का मतलब यूज करके आप क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उस प्रोसेस को उल्टा कर रहे हैं। यानी आप कहां से कहां पानी भेजने का कोशिश कर रहे हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट क्या था, अगला था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे रूम पे हम एक रूम स्प्रे किए या फिर बॉडी स्प्रे किए, तो जैसे ही स्प्रे करते जो पीछे बैठा रहता है धीरे 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 उसको स्मेल क्या हो जाता है, पहुंच जाता है कि नहीं। तो आपसे पूछेगा कि ये डिफ्यूजन क्या होता है, तो दो गैस का आपस में मिल जाना को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। दो द्रवों का आपस में मिल जाना क्या होता है, डिफ्यूजन। लिक्विड लिक्विड में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नील कपड़ा में डालते थे धोने के लिए कपड़ा, याद है, तो अगर नील को अगर आप ऐसे डाल दिए बाल्टी में, तो बाल्टी में डालने से अपने आप पूरा मिल जाता है कि टाइम लगता है उसको, धीरे 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 क्या होता है, फैलता है। तो वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा डिफ्यूजन क्या होता है, आपसे पूछेगा डिफ्यूजन जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विसरण, ये कब तेज हो सकता है और कब धीमा हो सकता है। तो तुरंत बताना है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा यानी टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूजन क्या हो जाता है, मेरा तेज हो जाता है। और दूसरा जिसपे ये विसरण डिपेंड करता है, वो तुरंत क्या बताइएगा, वो होता है साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक ऐसा गैस का इस्तेमाल किए जो कैसा है, हल्का है, तो फैलेगा तेजी से। कोई एक ऐसा गैस का इस्तेमाल किए जो भारी है, वो फैलेगा क्या, धीमा। फॉर एग्जाम्पल एक सटीक एग्जाम्पल बता रहे, देखना ध्यान से। मान लो हम एक पानी लिए और पानी को ठंडा रखे और एक तरफ रखे गर्म पानी, और दोनों में नील डाल के देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखना कभी भी। तो क्या देखोगे, ठंडा पानी में घुलने में टाइम लगता है, धीरे धीरे फैलेगा। लेकिन गर्म पानी में नील क्या होगा, तुरंत फैल जाएगा। तो इससे एक चीज पक्का कंफर्म हो गया कि तापमान बढ़ने पे डिफ्यूजन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। दूसरा, अब अगर हम लेंगे, मान लो चीनी ले लो, ठीक है ना, चीनी ले लो या कोई एक चीज ले लो, इस तरीके का शहद ले लो, फॉर एग्जाम्पल एक शहद ले लो, और एक तरफ ले लो पानी, एक तरफ ले लो शहद और एक तरफ ले लो पानी, ठीक है ना। अब शहद को उठा करके अगर तुम पानी में डालोगे और एक नॉर्मल पानी रखा हुआ है, ठीक है ना, तो एक बात बताओ, शहद को उठा करके जब पानी में डालते हो तो शहद भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, लेकिन दोनों को घुलने में टाइम लगेगा कि जल्दी घुल जाएगा, टाइम लगेगा। और एक तरफ पानी रखा हुआ है, उसमें उठा करके हम अल्कोहल को डालें तो अल्कोहल जल्दी घुल जाएगा कि टाइम लगेगा, जल्दी घुल जाएगा, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, कम घनत्व वाला होता है, और शहद क्या है, ज्यादा घनत्व वाला है। तो शहद डाल करके खूब चलाना पड़ेगा मेरे को। तो डिफ्यूजन क्या होता है, या तो लिक्विड को लिक्विड में घोल देना, द्रव को द्रव में घोल देना, या तो गैस को गैस में घोल देना। क्लियर है। यानी तापमान अगर अधिक होगा तो डिफ्यूजन यानी विसरण क्या होगा, फास्ट होगा, और तापमान कम होगा तो धीमा होगा, चाहे वो द्रव हो चाहे कोई भी हो। तो एक आपसे एग्जांपल पूछ दिया एग्जाम पे कि एक नील का डब्बा लेके आए आप, और एक ठंडा पानी है, बर्फ वाला पानी है, 0 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और एक गर्म पानी है 50 डिग्री सेल्सियस में, दोनों में नील डाल के छोड़ दीजिएगा तो जल्दी किस में फैलेगा, गर्म पानी पे। या इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, बात समझ में। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन आपको पता है, बोलेगा कि कब तेज होगा कब धीमा होगा, तो तुरंत बताइएगा क्या, कि अगर तापमान बढ़ता जाएगा तो डिफ्यूजन तेज होता जाएगा, और अगर जो चीज घुलने वाला है किसी चीज में उसका घनत्व बढ़ता जा रहा है, यानी उसका वजन बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, तो भी घुलने में क्या होगा, समय लगेगा। क्लियर है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आओ, देखो ध्यान से। हाँ, अभिकेंद्रक का एग्जांपल हो गया, जैसे कि पृथ्वी चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ अभिकेंद्रक का एग्जांपल, वेरी गुड, हम भूल गए थे, इसका बता देते हैं इसका एग्जांपल। अभिकेंद्रक देखो, अभिकेंद्रक मतलब क्या हो गया, केंद्र की ओर लग रहा है।
अब मान लो ये मेरा पृथ्वी है, देखना ध्यान से। अब पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो रहा है, चांद घूम रहा है कि नहीं, इधर निकल रहा है या इधर गिर रहा है, नहीं ना गिर रहा है, तो क्यों इधर घूम पा रहा है, क्योंकि एक बल लग रहा है। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी क्या हो रहा है, सॉरी चांद क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। यही चीज सेम चीज हो रहा है सूरज के साथ, सूरज है और उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है। तो हर एक ग्रह दूसरे ग्रह के चारों तरफ और सन के चारों तरफ सारा ग्रह जो है घूम रहा है, सब ग्रह जो है सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि एक बल लग रहा है। कौन सा बल, अभिकेंद्रक बल। अब सवाल ये उठता है कि अभिकेंद्रक बल आया कहां से, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आया। बात समझ में, कहां से आया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और एक सवाल उठता है कि सर अगर ये घूम रहा है तो ये गिर क्यों नहीं जाता है, ये हम क्लास में भी बताया, क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि एक बाहर की ओर भी बल लग रहा होता है। उस बल को क्या बोलते हैं, अभी पढ़े थे, अपकेंद्रक बल। और ये अपकेंद्रक बल कहां से आता है, कोणीय त्वरण के कारण उत्पन्न होता है। कौन सा, एंगुलर एक्सीलरेशन के कारण। क्योंकि कोई चीज अगर घूम रहा है ऐसे 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 कंटिन्यूअसली घूम रहा है, देखो इस तरीके से कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो घूम रहा है तो एक तो दो तीन सिनेरियो हो सकता है। एक तो पहला कि ऐसा ही घूमता रहे, एक ये हो सकता है कि घूमते घूमते गिर जाए, और एक हो सकता है घूमते घूमते बाहर चला जाए। तो घूमते घूमते गिरेगा कब इस पे, देखो ध्यान से, घूमते घूमते गिरेगा कब इस पे, जब ये वाला बल जो अंदर वाला बल है वो ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और अगर अंदर वाला बल कम हो जाए, बाहर वाला ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बाहर चल जाएगा। लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ अगर चांद घूम रहा है तो यानी दोनों बल क्या है, बराबर है। अब सवाल उठता है कि सर ये बराबर क्यों है, तो बराबर बाय गॉड ग्रेस सही है, ऊपर वाला ऐसा बनाया कि उस डिस्टेंस पे क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो अंदर की ओर जो बल लगता है उसको क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रक बल, और बाहर की ओर जो लग रहा है उसको अपकेंद्रक बल। तो अभिकेंद्रक बल का कारण क्या है, ग्रेविटेशन, और बाहर वाला का बल का कारण क्या है, कोणीय त्वरण। कोणीय वेलोसिटी या वेग नहीं, कोणीय त्वरण बोलना हमेशा, क्या त्वरण है यानी एसिलरेशन, एंगुलर एसिलरेशन। ठीक है, तो चलो इसका आंसर याद रखो, मतलब इसका पॉइंट एप्लीकेशन याद रखना। अब देखो 83 नंबर, इसमें बोल रहा है कि कभी भी हम लोग साबुन के पतले झाग को हम लोग देखते हैं कपड़ा वपड़ा धोते हुए, तो ऊपर वाला जो परत बनता है झाग वाला, कभी उसमें देखे कि अजीब टाइप का रेनबो वेम्बो टाइप का दिखने लगता है, जबकि रेनबो ऐसे नहीं बनता है। तो ऐसा क्यों बनता है वो पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये अपने आप में जब हम लोग अभी लाइट वाला जब चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, उसके बाद बहुत सारा है, जैसे डिस्पर्सन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, उसके इंटरफेरेंस क्या होता है, सब कुछ जानना है। अभी के लिए याद रखना है कि कभी भी जो भी होता है वो बहुलित परावर्तन और व्यतीतकरण यानी रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस के कारण होता है। अब ये क्या होता है इसके लिए हम लोग को पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो एक क्लास स्पेशली इसके लिए हम लोग जब लाइट वाला करेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में 1 आवर का चैप्टर है, ठीक है ना। तो अभी अगर हम लोग इस पे जाएंगे तो ये भटक जाएंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी के लिए याद रखना है, क्या याद रखना है कि कभी भी जो कपड़ा धोते समय जो सर्फ वगैरह का जो बुलबुला बनता है वो क्यों बनता है, तो तुरंत बताना है किसके कारण बनता है, बहुलित परावर्तन और व्यतीकरण के कारण, यानी मल्टी वेरिएट रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला देखो 84 नंबर, कि शीशे की छड़ को जब हम गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या भाप में जाते हैं तो क्या होता है, बेसिकली ये बात बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 ऐसे समझना आप। क्वेश्चन नंबर 84 को देखो ध्यान से, हम क्या किए, छड़ को रख दिए भाप में ले जाकर के। भाप गर्म होता है कि ठंडा होता है, भाप होता है गर्म। अब भाप है गर्म और छड़ को रख दिए वहां पे, तो छड़ भी गर्म होगा कि ठंडा होगा, गर्म होने लगेगा। अगर छड़ गर्म होने लगेगा मेरा तो क्या होगा, कोई भी चीज गर्म होता है तो क्या होता है, फैलता है, हम लोग पढ़े। लेकिन अगर फैलने का चीज को देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन फैलता है, गैस। पढ़े थे कि गर्म होने में सबसे अधिक कौन फैलता है, गैस। गैस के बाद द्रव, और द्रव के बाद सबसे कम कौन फैलता है, ठोस। तो ये चीज तो हम लोग पढ़े, लेकिन क्या ठोस फैलता है, बिल्कुल फैलता है। कोई भी चीज को गर्म करेंगे, चाहे वो गैस हो, द्रव हो या ठोस हो, सारा का सारा वस्तु क्या होता है, फैलता है। और ठीक इसका उल्टा भी होता है, अगर किसी चीज को अगर हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो सिकुड़ेगा भी। तो गर्म करने पे फैलता है, ठंडा करने पे सिकुड़ता है। यानी कि अगर हम छड़ को रख दिए ले जाकर के भाप के पास गर्म हुआ होगा, वो क्या होगा, फैलेगा। और अगर कोई चीज फैलेगा तो ओवरऑल फैलता है, यानी कि उसका लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा और क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, सब चीज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां पे लंबाई ही नहीं, अगर बोलता है लंबाई बढ़ेगा, लंबाई भी बढ़ता है दोस्त, ब्रेथ यानी चौड़ाई भी बढ़ेगा, ऊंचाई तो हाइट भी बढ़ेगा। उसके बाद बोलेगा डायमीटर बड़ा होगा तो डायमीटर भी बड़ा हो जाएगा, रड इतना बड़ा है तो रड भी फैल करके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बोलेगा क्या क्षेत्रफल बढ़ता है यानी एरिया बढ़ेगा, तो बोलना यस एरिया भी बढ़ेगा। क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा,
यानी आयतन बढ़ेगा तो बिल्कुल आयतन भी बढ़ेगा, तो सब चीज बढ़ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, देखना ध्यान से। बोल रहा है कि ग्लास को रख दिए और उसका लेंथ इंक्रीज करेगा, तो विड्थ के साथ क्या होगा, तो बोल रहा है रिमेन अनइफेक्टेड, डिक्रीजिंग, या ये भी इंक्रीज कर जाएगा, यह भी बढ़ता है, तो क्या होगा आंसर, सब बढ़ेगा। और ठंडा करने पर सब कम होगा। शीशे का छड़ है, कम फैलेगा लेकिन फैलेगा। ये तो नहीं बोला ना कि कम होगा ज्यादा होगा, फैलने का तो सब फैलेगा, यही क्वेश्चन फंसाता है। अब शीशे का है, लोहा का है, आपको बहुत से लोगों को लगे सर लोहा ज्यादा फैलता है, ज्यादा कम का तो बात ही नहीं किया है। क्या फैलेगा कि नहीं फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा भाई। कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो क्या होगा, फैलेगा। यही कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ते आए, क्लियर है। हाँ, कंफ्यूज किया था ना, तो इस चीज को याद हो गया, इसीलिए क्वेश्चन किया जाता है प्रैक्टिस, इसीलिए तो हम आए हैं टेस्ट सीरीज लेकर के, ताकि अब आप लोगों का क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस होगा, बैठ करके देखना है और उसको एक्सपीरियंस लेना है क्वेश्चन को करने का। कैसे होता है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन जब तक वो क्रिकेट मैच नहीं खेलता है तब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है। नहीं बोलते कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है, कब छक्का मारना है, कब बॉल रोकना है, कब चौका मारना है, कब एक रन लेना है, ये एक्सपीरियंस से आता है। तो यही चीज को भी हम लोग देखेंगे। क्या समझ में आया, कि कभी भी कोई चीज को गर्म करेंगे तो लोहा, लकड़ी, कोई भी चीज हो फैलेगा। अब लकड़ी एकदम कम फैलेगा, लेकिन फैलेगा कि नहीं फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा। हर एक चीज को गर्म करने पे क्या होता है, फैलता है। याद रहेगा, क्लियर। लेकिन लकड़ी में एकदम नेग्लिजिबल होगा, इसलिए उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। चलो अगला देखो, 85 नंबर, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन तभी आप बना पाइएगा जब आप थोड़ा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखो। बोल रहा है कि कोई भी खाना को अगर हम फ्रीज में रखते हैं, तो कोई भी खाना को फ्रीज में रखते हैं तो किस तापमान पे रखने का खाना जो है बहुत देर तक सही रहता है। अब देखना, 2-3 क्वेश्चन इसी में पूछ लेता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खाना को अगर हम फ्रीज में रखे तो ऐसा क्या हुआ कि मेरा खाना देर तक खराब नहीं हुआ। क्या तापमान कम होने के कारण, प्रेशर अधिक होने के कारण, या कुछ ऐसा हो गया कि कीड़ा जो था अंदर जो था वो सो गया नींद में और फिर बाद में वो जागा। ऐसा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन देगा, तो तुमको भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाँ वो सो गया था फिर जागा, तो फिर उसको भूख लगा फिर खाया तो टाइम लग गया उसको, तो इसीलिए टाइम लग गया, वो खाना देर तक से। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा क्या है, रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, खाना का खराब होना, सड़ना, ये क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। वो रासायनिक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो यहीं पर पहला क्वेश्चन आता है कि खाना खराब क्यों होता है, क्योंकि खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। तो खाना का ऑक्सीडाइज होना क्या है, खाना का खराब होना असल में। तो खाना अगर खराब होता है तो क्यों खराब होता है, क्योंकि खाना क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण क्या होता है, खाना से बदबू आता है, उसका रंग चेंज हो जाता है, उसमें कलर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट में अंतर आ जाता है, खाने पे स्वाद में फर्क आ जाएगा, खट्टा लगेगा या बदबूदार आएगा, या बहुत ज्यादा सड़ने लगेगा तो बदबू मारने लगेगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा, उसमें अलग अलग टाइप का दिखेगा, भुआ टाइप का कि बड़ा हो रहा है। तो क्यों दिखता है, मुंह मत बनाओ ऐसे जी, पढ़ रहे हैं हम लोग, खा रहे, अचार वगैरह में देखे हुए, ठीक है ना, और खाते हैं तो अजीब सा स्वाद आता है। क्यों ऐसा होता है, तुरंत याद करना है कि खाना क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और वो ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, बहुत तरह का चीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल का भी क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, सबसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। दूसरा हम लोग कोई भी तरह का एसिड का यूज करते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखना, अचार मम्मी वगैरह बनाती तो क्या करती है, अचार को लंबे समय तक बने रहे, एक तो तेल का इस्तेमाल कर लेती है, उसके अलावा नींबू गाड़ती है, और नींबू गाड़ देने से अचार क्या होता है, एक तो गल भी जाता है और देर तक संरक्षित भी रहता है। तो एक हो गया साइट्रिक एसिड, तीसरा हो गया मेरा ऑयल का इस्तेमाल करना, उसके अलावा साल्ट यानी नमक का इस्तेमाल करना। नमक में क्या हो जाता है, NaCl रहता है, तो कोई भी तरह का साल्ट। उसके अलावा हम लोग और भी तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, मेनली हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं सोडियम बेंजो। और इसके अलावा मान लो तुम्हारे पास कुछ उपाय नहीं है, तो इसके अलावा कोई चीज को बचा के रखने के लिए एक तरीका और क्या होता है, पैस्चराइजेशन। क्या बोलते हैं, पैस्चराइजेशन। इसमें क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं बहुत अधिक तापमान पे, और उसके बाद अचानक से क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। मान लो 30 मिनट तक हम दूध को गर्म किए, कितना, 70 डिग्री सेल्सियस में, और अचानक से क्या किए, 15 से 20 मिनट या 2 मिनट के अंदर क्या कर दिया, उसको ठंडा कर दिया। तो जो भी उसके अंदर में बैक्टीरिया था क्या होता है, मर जाता है। और जब मर गया तो वो दूध को पैक करके रख देंगे तो क्या होगा, बहुत समय तक क्या रहेगा, संरक्षित रह सकता है। और एक तरीका और है, वो क्या है, टेम्परेचर को ही क्या कर दो, घटा दो। टेम्परेचर को जब घटा देते हैं तो क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो रासायनिक प्रक्रिया को अगर तुम धीमी कर दिए तो कोई भी चीज को तुम खराब होने से लंबे समय तक क्या कर लोगे, बचा के रख दोगे। इसीलिए कभी भी कोई चीज को होता है, रात का खाना बच जाता है, कुछ कर देता है, तो उसको क्या करते हैं, फ्रिज में डालते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि सरकारी डेटा का हिसाब से या साइंटिफिक डेटा के हिसाब से कौन सा ऐसा तापमान है जिसमें अगर हम रख देंगे तो फल फ्रूट को बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बिना कोई चीज डाले हुए। तो आपका अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस। अब बात होता है सर जितना कम टेम्परेचर उतना बेटर है,
लेकिन हमको बोला जा रहा है कि कौन सा एक मिनिमम टेम्परेचर रख दे जिसमें मेरा एनर्जी का खर्चा भी ज्यादा ना हो और मेरा लंबे समय तक क्या रहे, संरक्षित रहे। 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने में ऊर्जा का खपत क्या है, ज्यादा है, और 4 डिग्री सेल्सियस में ऊर्जा का खपत क्या होगा, कम होगा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। लेकिन इसका ज्यादा एग्जैक्ट अगर आंसर पूछा जाए तो 1.4 डिग्री सेल्सियस, याद रखना 1.4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन के क्लोज ज्यादा कौन था, 4 डिग्री। 0 में नहीं गए क्योंकि 0 में जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो या तो 1.4 ले लो या तो 2.4 डिग्री सेल्सियस, ये रेंज में ज्यादा बेटर होता है। तो इसके ज्यादा क्लोज कौन दिख रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए मतलब इस रेंज में लमसम जब भी रहे तो मतलब ऑप्शन क्या होगा ना, एग्जाम में जो ऑप्शन दिखेगा वो तुमको देखना होगा कि कहां पे नजदीक लग रहा है, उसी को मारना होगा। और यही सब लोग गलती कर देता है, ज्यादा नजदीक दिखेगा 0 तो 0 ने कोशिश करना है कि थोड़ा सा ज्यादा रहे, बिजली का खपत क्या हो, कम से कम हो। क्या चीज, ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज खराब होता है, तो कोई भी चीज खराब क्यों होता है, क्योंकि उसको उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज कहने का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन उसमें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन उसमें क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मांस रखा हुआ है, तो मांस रखे रखे सड़ के बदबू देने लगता है। ऐसा क्यों होता है, कभी भी कोई कुत्ता वगैरह अगर रोड एक्सीडेंट में मर जाता है तो देखिए वो सड़ के बदबू देने लगता है। तो वातावरण में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो बैक्टीरिया होता है ना, वो बैक्टीरिया उस भोजन को पचाना शुरू कर देता है। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वातावरण में जो पाए जाने वाला जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करके जो बैक्टीरिया होता है उसको पचाना यानी खाना शुरू कर देता है, सड़ाना शुरू कर देता है, डिकम्पोज करने लगता है। तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। इसीलिए आप बोलिएगा सर चांद में अगर कोई चला जाता है तो क्यों कभी मतलब उस आज तक जो चांद में गया और वहां पे अगर किसी का मृत्यु हो गया, स्पेस में किसी का मृत्यु हो गया, तो उसका बॉडी कभी सड़ता नहीं है, पता है ये बात, नहीं सड़ता है। ये नहीं पता था तो ये बात पता होना चाहिए। ऑक्सीजन ही नहीं है तो सड़ेगा कैसे, सड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आया बात समझ में। असल में तुम तेल डाल करके क्या चीज को रोक रहे हो, ऑक्सीजन। मतलब जैसे अचार है मेरा, अचार के चारों तरफ अगर हम तेल लगा के रख दिए तो तेल क्या करता है, एयर और ऑक्सीजन के बीच में कांटेक्ट क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो क्या ये ऑक्सीडाइज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और दुनिया में एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी क्वेश्चन जब पूछ रहे हो तुम लोग इतना इंटरेस्ट से तो बता रहे, फॉर्मल्डिहाइड। लिख लो डायरेक्ट, इस नाम को याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ऐसे अगर पूछोगे तब तो हम तबाही मचा देंगे। ऐसा ऐसा चीज बताएंगे जो एकदम एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ऐसे इंटरेस्ट लेना है। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, कभी देखे गए हो बायो का लैब में अपने गए होंगे तो जैसे कि मेडिकल कॉलेज वगैरह में क्या रहता है, जीवित बच्चा रखा रहता है, मतलब मरा हुआ बच्चा डब्बा के अंदर पैक करके रखा रहता है और देख करके लगता है पूरा एकदम अभी तक वैसे ही, सड़ा नहीं है। अंडा रखा रहता है, तो कोई ऑस्ट्रिच, तो चमगादड़, तो मतलब बड़ा बड़ा कॉकरोच, इस तरीके का चीज जो है लगा रहता है, एक लिक्विड के अंदर डाल के रखा रहता है और उस लिक्विड के अंदर रहता है तो कभी भी सड़ता नहीं है। तो लिक्विड क्या रहता है, तो याद रखना वो लिक्विड का नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। डायरेक्ट जहां पे ऑप्शन मिलेगा तो फॉर्मल्डिहाइड। तो कोई भी लाश को या कोई भी ऐसा चीज को अगर हम लोग म्यूजियम में रखते हैं और उसको बचा करके रखना चाहते हैं तो एक लिक्विड में डाल देते हैं, उस लिक्विड का नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये भी कोई चीज को सड़ने से क्या कर देता है, रोक देता है। फॉर्मूला नहीं जाओ, उतना नहीं जाओ, अगर बोलोगे तो हम बता देते। CH3CHO। चलो आगे देखो, उतना फॉर्मूला में नहीं जाना है। अगला एकदम नहीं आएगा कभी। 86 समस्थानिक मतलब क्या होता है, समस्थानिक मतलब याद रखना एक ऐसा मतलब एटम के बारे में बात कर रहा है, एक ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक संख्या क्या होगा, एक ही जैसा होगा, लेकिन क्या होगा, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर क्या होगा, अलग अलग, यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 12, कार्बन 12, ये भी कार्बन 12, ये भी कार्बन 12, इसका एटॉमिक नंबर 12, सॉरी 6 ले लो, 6 होता है, 12 13, कार्बन ऊपर ले लो 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 14। एटॉमिक मास को हमेशा ऊपर दिखाते हैं, एटॉमिक मास को हमेशा क्या करते हैं, ऊपर दिखाते हैं, और एटॉमिक नंबर को हमेशा क्या करते हैं, नीचे दिखाते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6, इसका भी 6। तो समस्थानिक यानी आइसोटोप उसको कहते हैं। देखो तीनों का परमाणु क्रमांक संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या है, 6 ही है, लेकिन सबका मास जो है अलग अलग है। इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम का भी 1 और ट्रिटियम का भी 1। क्या चीज, परमाणु क्रमांक संख्या। लेकिन मास देखा जाए तो इसका 1, इसका मास देखा जाए तो 2, इसका मास देखा जाए तो 3, यानी एटॉमिक मास कितना है, 1 2 3 अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक संख्या क्या है, सबका 1।
तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक संख्या क्या होता है, उसका पहचान होता है। अगर परमाणु क्रमांक संख्या यानी एटॉमिक नंबर सेम है तो तत्व तत्व है, तत्व बदलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक संख्या 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक संख्या यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम हीलियम क्यों है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक संख्या कितना है, 2। अगर परमाणु क्रमांक संख्या बदलेगा तो तत्व तत्व नहीं रहता, तत्व ही बदल जाता है। लेकिन परमाणु क्रमांक संख्या वही है तो तत्व मेरा बदलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबका परमाणु क्रमांक संख्या एक ही है, लेकिन क्या एटॉमिक मास यानी परमाणु भार संख्या एक है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो ऐसा ग्रुप को क्या बोलते हैं, समस्थानिक, आइसोटोप बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग जो यूरेनियम यानी कि जो भी पावर प्लांट जनरेशन यानी हिंदी में बोलते हैं नाभिक भट्टी, नाभिक भट्टी में जो हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा यूरेनियम का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम को बहुत सारा आइसोटोप होता है, 34 वाला भी होता है, 33 वाला भी होता है, 35 वाला भी होता है, 39 वाला भी होता है, एक और होता है नहीं लिखा हुआ है, ये भी लिख लो, 238। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, 235 और 238 वाला। लेकिन अगर आपको बोलेगा एग्जाम में, सुनना ध्यान से, अगर बोल दिया कि सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज्यादा 235 का, फिर 238। लेकिन अगर ऑप्शन में 235 दिया ही नहीं होता तब किसको चुनते, 238। आ गया बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको जल्दी से, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन 87 ना, कहां गया 87? हाँ, OMR का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऐसा कुछ देखने का नहीं। चलो अगला देखो 88 नंबर, 87 हो गया, 88 नंबर, भारत की टैंक प्रतिरोधी यानी एंटी टैंक मिसाइल, नाग को कोबरा बोल दिया, कोबरा नहीं बोलते, नाग को नाग ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा। अग्नि को फायर नहीं बोलते, अग्नि को भी अग्नि ही बोलते हैं, वो इंग्लिश में कन्वर्ट करने में। आकाश को आकाश नहीं बोलते, आकाश को भी इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना, आकाश को आकाश ही लिखते हैं। अब देखना ध्यान से, याद करो एक ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक बताए थे कि जब IGMDP प्रोग्राम लॉन्च किया था भारत, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके जनक किसको बोलते हैं, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम सर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भारत में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का जनक के रूप में जाना जाता है, उन किनको जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम को। और ये किस प्रोग्राम के अंतर्गत इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का स्टार्टिंग किया था, भारत अपना प्लान बनाया था कि हमको क्या करना, अपना खुद का मिसाइल बनाना है, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। इसको हम बहुत बार बताया है, लिखने का तो जरूरत नहीं है, आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया था, इसके अंतर्गत जो है एक प्लान किया गया था कि भारत क्या करेगा, मिसाइल बनाएगा, कितना तरह का, 5 तरह का, और उसको ट्रिक से बताए थे याद करने का। पटना, P फॉर क्या था, पृथ्वी, P फॉर क्या था, पृथ्वी, फिर अग्नि, फिर त्रिशूल, उसके बाद नाग, और उसके बाद आकाश, उसके बाद क्या था, आकाश। सबसे पहले भारत किसको बनाया, पृथ्वी को, फिर अग्नि को, फिर त्रिशूल को, फिर नाग को, फिर अग्नि आकाश को। इसी ऑर्डर में अरेंज करने भी बोलता है कि पहले कौन सा सक्सेसफुली बना लिया, फिर किसको बनाया, फिर किसको बनाया, फिर किसको बनाया। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत 40 साल के लमसम चला ये प्रोग्राम देखा जाए तो रफली, और इस 40 साल में टोटल 5 मिसाइल को बनाने का प्रयास किया। उसमें से जो त्रिशूल वाला था इसको सक्सेसफुली नहीं बना पाया, बाकी पृथ्वी, अग्नि, नाग और आकाश, इसको भारत सक्सेसफुली बना लिया। लेकिन त्रिशूल में बहुत ज्यादा मतलब सक्सेस भारत को नहीं मिला। अब सब मिसाइल का खासियत है तो कुछ कुछ मिसाइल के बारे में पता होना चाहिए। अग्नि कैसा है, सतह से सतह मार करने वाला, इसीलिए इसको बोलते हैं सरफेस टू सरफेस। त्रिशूल कैसा था, सरफेस टू एयर। नाग कैसा था, ये था एंटी टैंक, यानी टैंक को उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम लोग अब नाग की जगह में पिनाका रॉकेट का भी इस्तेमाल करने लगे। आकाश कैसा था, सरफेस टू एयर, और इसके अलावा पृथ्वी भी कैसा था, सरफेस टू सरफेस। चलो इसको नोट कर लेना। अब यहां पे देखो हमको क्वेश्चन क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि आप एक बात बताइए कि एंटी टैंक मिसाइल कौन सा था, तो सही आंसर क्या हो जाता है, नाग। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है यानी नेगेटिव चार्ज होता है। चलो याद करो हम लोग क्या क्या किए थे, इसको देखने से पहले फटाक से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या किए थे।
सबसे पहले हम लोग देख लो अल्फा, अल्फा रे, अल्फा किरणें। दूसरा हम लोग एक देख लेते हैं बीटा रेज, यानी बीटा किरणें। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं गामा रेज, यानी गामा किरणें। ठीक है, देखो ध्यान से। अभी आप सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तीनों में अंतर क्या है, एक ही जगह में याद रखना है। याद करो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। अल्फा किरणों का अगर हम चार्ज देखें, आवेश देखें, तो कैसा रहता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव। बीटा कैसा रहता है, नेगेटिव आवेश होता है इसमें। इसमें कैसा आवेश रहता है, नेगेटिव। और इसमें कैसा आवेश रहता है, जीरो, यानी इसमें कोई आवेश नहीं मिलता है। इसमें आवेश कितना रहता है, पॉजिटिव। अब दूसरा क्वेश्चन कि पॉजिटिव में कितना आवेश रहता है, तो +2 यूनिट, +2 यूनिट। इसमें कितना रहता है, इसमें रहता है -1 यूनिट। और इसमें कितना रहता है, अगेन जीरो, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। अगला आपसे पूछेगा कि मास, यानी कि इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना रहता है, तो इसका द्रव्यमान रहता है 4 यूनिट। कितना रहता है, 4 यूनिट। क्यों रहता है, कैसे रहता है, अभी बता रहे। इसका द्रव्यमान 0, इसका भी द्रव्यमान 0। जीरो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यानी ऐसा जिसको इग्नोर किया जा सकता है, बहुत कम। और कितने का बराबर होता है, नेग्लिजिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए इसको इग्नोर करके चलते हैं। अब 4 यूनिट क्यों होता है, अगला बात। ये किससे बना होता है, तो हीलियम से बना होता है। किससे बना होता है, हीलियम से। और हीलियम में कितना होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसीलिए इसका मास कितना हो गया, 4 यूनिट। ठीक है ना। और इसमें चार्ज कितना रहता है, +2 का, इसीलिए हीलियम का ऐसा +2 चार्ज दिखाते हैं। और इस पे इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसका चार्ज क्या रहता है, नेग्लिजिबल। और इसमें तो कोई चार्ज होता ही नहीं। ठीक है ना, ना मास होता है इसका। और आखिरी पॉइंट अगला हम लोग का है कि पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर क्या होता है दोस्त, जल्दी से देखो। पेनिट्रेशन पावर इसका क्या होता है, लो, बहुत कम। इसका होता है मीडियम, इसका होता है वेरी हाई। वेरी हाई क्या होता है, देखना ध्यान से। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है कि मान लो अगर हम अल्फा रे को, कौन सा रे को, अल्फा रे को, अल्फा रे को अगर हम हाथ में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हाथ को क्या करेगा, क्या ये मेरा हाथ को छेद कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो इसका पेनिट्रेशन पावर होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत कम होता है। गामा रे का क्या होता है, बीटा रे का क्या होता है, और अधिक होता है। कितना अधिक होता है, तो अगर मान लो हम अल्फा रे को लेंगे और हम चाहेंगे कि अल्फा रे का इस्तेमाल करके कोई मेटल का धातु को जो हम छेद करने की कोशिश करें, तो इससे छेद होना क्या है, मुश्किल है। अगर करेंगे भी तो कुछ mm में छेद कर पाएंगे, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर हम बीटा रे का इस्तेमाल करेंगे तो 1, 2, 3 सेंटीमीटर तक क्या कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर तक छेद कर देंगे। लेकिन गामा रे का पेनिट्रेशन पावर यानी छेद करने का क्षमता क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1 मीटर अगर लोहा का चादर 1 मीटर चौड़ा भी रहेगा तो उसको क्या कर सकता है, छेद कर सकता है। तो सबसे हाई पेनिट्रेशन पावर किसका होता है, गामा रे का। और आखिरी पॉइंट अगर आपको याद रखना होगा तो एक डिफरेंस का याद रखना है, आयनाइजेशन पावर, यानी किसी भी चीज को आवेशित करने का क्षमता। क्या करने का, आवेशित करने का क्षमता। तो आवेशित, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन, आयनाइजेशन पावर। तो आयनाइजेशन पावर इसका क्या होता है, मैक्सिमम। इसका क्या होता है, लो होता है। और इसका क्या होता है, वेरी वेरी लो, बहुत कम होता है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से हम लोग डील कर सकते हैं। यानी अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे में क्या अंतर है, यही सब चीज का अंतर है। इसका मास +4 यूनिट, इसका 4 यूनिट, इसका मास कितना, नेग्लिजिबल, इसका 0। इसका चार्ज कितना, आवेश कितना, +2 यूनिट, इसका -1 यूनिट, और इसका कैसा, 0। इसमें आवेश कैसा रहता है, पॉजिटिव। इसमें आवेश कैसा रहता है, नेगेटिव। और इसका आवेश कैसा रहता है, नहीं रहता है, 0 रहता है। अब आपसे पूछेगा कि छेद करने का क्षमता सबसे अधिक किसका रहता है, तो गामा का। सबसे कम किसका रहता है, अल्फा का। और आवेशित करने का, किसी वस्तु को आवेशित करने का, चार्ज करने का क्षमता सबसे अधिक किसका है, अल्फा का। और सबसे कम किसका है, गामा का। आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों हुआ, सबसे ज्यादा चार्ज किसमें है दोस्त, इसमें। जिसमें चार्ज है वही ना किसी को चार्ज कर सकता है। जो न्यूट्रल है वो कर सकता है। जो जवान आदमी है वो क्या कर सकता है, किसी को भी मार के उलट देगा। लेकिन क्या बूढ़ा आदमी कभी किसी को कुछ कर सकता है, तो उसमें कोई चार्ज ही नहीं, कोई एनर्जी ही नहीं है, तो किसी को भी आवेशित कर सकता है, नहीं। क्लियर है बात। तो इसका सही आंसर क्या होता है, देखो तो जल्दी से बताओ तो मेरा, इसका सही आंसर क्या होता है। नेगेटिव चार्ज किसमें होता है, अल्फा, बीटा या गामा, तो क्या हो जाता है आंसर, बीटा। कोई दिक्कत। चलो अगला देखो, सूची नंबर 90,
इसमें बोल रहा है सही तरीके से इसको मिलान करना है। बोल रहा है जर्मन सिल्वर में हमको क्या मिलता है, एक एक करके पहले हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन होता है। हाइपो में क्या मिलता है मेरे को, हाइपो में मेरे को सोडियम मिलता है। अगला है मेरा सोल्डर, सोल्डर क्या किसमें होता है, टिन। और जर्मन सिल्वर में क्या होता है, निकल। जर्मन सिल्वर का नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें निकल प्लस कॉपर होता है, लेकिन सिल्वर इसमें होता ही नहीं। और सोल्डर में क्या होता है, लिड प्लस टिन, लिड भी होता है, लिड प्लस टिन। और ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया, उसमें क्लोरीन मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस के बारे में हम क्या बताएं, क्लोरीन गैस ब्लीचिंग का काम आता है, ब्लीच करने का। और इसका ब्लीचिंग क्या होता है, टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी। और परमानेंट ब्लीचिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, H2 का, किसका, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के लिए सबसे बेस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है ब्लीचिंग के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो परमानेंटली ब्लीचिंग होता है। फॉर एग्जांपल कभी भी कलर डाई करने वाला, जो बाल रंगने वाला जो सोल्यूशन होता है, उसके पीछे में देखिएगा लिखा हुआ रहता है एक टर्म, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जब बाल रंगते हैं तो बाल का रंग करने की वजह से परमानेंट ब्लीच रहता है कि टेम्पोररी, परमानेंट रहता है। बाल नीचे से सफेद सफेद निकल जाएगा, लेकिन जो रंग लग गया वो रंग गायब नहीं होता है। बात समझे, वो अलग बात है कि फिर अंदर से तो सादा ही निकलेगा ना, पक गया बाल तो ऐसा तो नहीं ना बूढ़ा आदमी जवान हो जाएगा। किसी का व्हाइट हो गया तो क्या होगा, जड़ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, व्हाइट ही निकलेगा। इसीलिए बार बार डाई करना पड़ता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि बाल कलर करके कोई आया पूरा काला हो गया, नहाने गया, नहा करके वापस आया तो फिर सफेद हो गया, पूरा काला वाला बह गया, ऐसा होता है नहीं। क्योंकि जो डाई होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। और कोई भी चीज को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्लीच करना पड़ता है। अब ब्लीचिंग दो तरह से हो सकता है, एक क्लोरीन का इस्तेमाल करके, एक ऑक्सीजन का। अगर क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे तो कैसा होगा, टेम्पोररी, अभी है 3 दिन 4 दिन के बाद गायब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे तो परमानेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक तो मतलब चलन में था मेहंदी, पड़ाक से लगाओ तुरंत तुम्हारा एकदम चाइनीज मेहंदी बोलता था सब, है लगाया और 1 घंटा में, 1 घंटा क्या 5 मिनट में लगा और धो लेना है। और वो क्या है, मतलब शादी उदी में पर आराम से एकदम काला हो जाता था। 1-2 दिन शादी ब्याह अपना निपटा लो, उसके बाद फिर क्या है, टेंशन फ्री रहो, फिर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, वही ब्लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। और वो टेम्पोररी रहता है कि परमानेंट, टेम्पोररी रहता है। इसीलिए देखना वो ब्लीच का इस्तेमाल करने से किसी किसी स्किन में प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आता, क्योंकि मेहंदी ब्लीचिंग में काम नहीं करता, वो दूसरा तरीके से काम करता है। समझ में आ गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मिला लेना, क्या होगा इसका सही ऑप्शन, बी है ना। चलो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। चलो अगला क्वेश्चन देखो 91। बोल रहे सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सा चीज का इस्तेमाल करते हैं। याद करो, सिगरेट लाइटर हो या एलपीजी हो, सब में हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, या तो हम लोग ब्यूटेन का इस्तेमाल करते थे, याद करो बताए थे, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। लेकिन अगर ऑप्शन में किसी एक को ही चुनने को मजबूर कर दे, तब किसको चुनना है, ब्यूटेन को चुनना है। क्योंकि ब्यूटेन क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, किसकी तुलना में, प्रोपेन की तुलना में। तो एलपीजी को ही हम लोग एक तरीके से हम लोग सिगरेट लाइटर में भरते हैं, ठीक है ना। तो ब्यूटेन होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें दोनों को चुन सकते थे। अगर चुन सकते तो क्या करते, दोनों को लेते, लेकिन किसी एक को चुनना पड़ेगा तो किसको लेंगे, ब्यूटेन को लेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी गैस कभी कभी लीक हो जाता है तो महकता है, वो बदबू देता है एक टाइप का, तो उसको महक जो आता है, उसमें बदबू जो आता है, वो किस गैस की वजह से आता है, हाँ इथाइल मर्केप्टाइन, मर्केप्टेन। और इसके अलावा इथाइल की जगह में मिथाइल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि इथाइल होगा कि मिथाइल होगा। मेन कंपोनेंट क्या है, मर्केप्टेन। इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, मेन कंपोनेंट क्या है, मर्केप्टेन। और उसका महक कैसा होता है, सड़ा हुआ चूहा की तरह। चूहा कैसे सड़ने के बाद बदबू देता है कोई भी चीज, तो रॉटेन एग लाइक स्मेल, सड़ा हुआ अंडा की तरह, सड़ा हुआ चूहा की तरह अगर बोलेगा तो कौन सा गैस होता है, इथाइल या मिथाइल मर्केप्टेन। इसको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 92। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव इज नेम्ड एज नोबल ऑयल। नोबल ऑयल के बारे में हम बताए थे, किसको बोलते हैं, टीएनजी को बोलते हैं। टीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। टीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और टीएनटी का ही इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, एमाटॉल, बार बार बताए। और एमाटॉल किससे बनता है, टीएनटी प्लस अमोनियम नाइट्रेट।
टीएनटी प्लस अमोनियम नाइट्रेट को जब मिला के बनाते हैं तो क्या बनता है, एमाटॉल बनता है। और टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को ही दूसरा नाम क्या है, नोबल ऑयल। और टीएनपी ट्राई नाइट्रोफिनॉल का दूसरा नाम क्या है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और ये जितना है सारा का सारा क्या है, विस्फोटक है। सी ऑप्शन जो है वो वहां पे सही नहीं दिया हुआ, ये ऑप्शन ही गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। गन पाउडर बंदूक का गोली में किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन क्लास देख रहे हो तो बताना चाहिए क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट किसमें करते हैं, गन पाउडर, बंदूक का गोली। बंदूक का गोली के अंदर जो पाउडर रहता है, कभी देखना गन पाउडर जिसको बोलते हैं, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। और अमोनियम नाइट्रेट रहता तो किस में होता, एमाटॉल में। अमोनियम नाइट्रेट किस में होता है, अमोनियम नाइट्रेट प्लस टीएनटी, ये किस में होता है, एमाटॉल में। एमाटॉल भी क्या है, विस्फोटक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 93, नेचुरल रबर। अब देखो दो चीज का कॉन्सेप्ट याद रखना, एक होता है मेरा एकलक और एक होता है मेरा बहुलक। बहुलक इंग्लिश में बोलेंगे, इसको बोलते हैं पॉलीमर और इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। एक हो गया पॉलीमर्स, एक हो गया मेरा मोनोमर्स। अब देखना ध्यान से, जैसे कि बॉटल दो प्लास्टिक का, प्लास्टिक का जैसे ये बॉटल अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ऑनलाइन देख रहे हो तो देखो, इस प्लास्टिक बॉटल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या ये प्लास्टिक का बॉटल को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। तो पूछेगा कि किससे बना हुआ है, तो तुरंत बोलिएगा पॉलीथीन। किससे बनिएगा, पॉलीथीन, यानी जो नॉर्मल वाला रहता है। तो पॉलीथीन क्यों बोलते हैं, पॉली वर्ड आता है, याद आ रहा है, पॉली। अभी थोड़ा देर पहले देखे क्या, बहुलक, बहुलक को क्या बोलते हैं, पॉली वर्ड यूज करते हैं। तो पॉलीथीन का मतलब होता है पॉलीइथीन। क्या होता है, पॉलीइथीन, यानी बहुत सारा इथीन का अगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है तो क्या निर्माण करता है, पॉलीथीन का। तो पॉलीथीन एकलक है कि बहुलक है, बहुलक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि असल में ये बहुलक बना कैसे, तो एक इथीन दूसरे इथीन से जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया और एक प्लास्टिक बैग का निर्माण किया। तो अगर आपसे बोलेगा कि पॉलीथीन का एकलक क्या है, तो आप क्या बताइएगा, इथीन। क्या बताइएगा, इथीन। तो बहुलक क्या हो गया, जुड़ने के बाद जो बन रहा है, और एकलक क्या है, जिससे वो जुड़ करके बना है, जिससे वो जुड़ करके बना है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। एक बात बताइए यहां पे कि यहां पे पूछ रहा है कि नेचुरल रबर, जो प्राकृतिक रबर होता है, उसका बहुलक क्या होता है, उसका बहुलक क्या होता है, आइसोपिरीन। क्या होता है, आइसोपिरीन। और सिंथेटिक रबर होता है, उसका क्या रहता है, एकलक। सिंथेटिक रबर का एकलक क्या होता है, क्लोरोपिरीन। ये सारा कुछ हम करवाए हैं बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आइसोपिरीन। नेचुरल रबर का एकलक क्या हो जाता है, आइसोपिरीन। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नेचुरल रबर जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। नेचुरल रबर क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, बहुत लचीला होता है। लेकिन जब टायर देखते हैं तो टायर सॉफ्ट रहता है कि बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। तो ऐसा क्या मिला देते हैं उसमें कि टायर मेरा बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो याद रखना, जब भी किसी नेचुरल रबर का स्ट्रेंथ को, मजबूती को बढ़ाया जाता है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे बढ़ाते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। और ये कैसे करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फर को ऐड करते हैं, प्लस टायर अगर बना रहे तो उसमें कार्बन को ऐड करते हैं, जैसे जैसा रिक्वायरमेंट है। तो सल्फर को ऐड करने का विधि, नेचुरल रबर में जब सल्फर को ऐड करते हैं तो सल्फर का स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं। रबर का स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं। सॉरी, सल्फर बोल रहे थे। तो अगर हम इरेज करने के लिए जो रबर इस्तेमाल करते थे बचपन में, पेंसिल को मिटाने के लिए, तो क्या रहता था, नेचुरल रबर, सॉफ्ट रबर। लेकिन एक और रबर आता था, याद करो, जो पेन को भी मिटा देता था। और वो रबर जो होता था थोड़ा टाइट होता था। रबर को मिटाने, ये पेन को मिटाने वाला एक रबर आता था, तो उसमें क्या होता था, उसमें सल्फर की मात्रा क्या होती थी, अधिक। जैसे जैसे रबर में सल्फर की मात्रा तुम बढ़ाते जाओगे तो रबर क्या होता जाएगा, कठोर होता जाएगा। समझ में आया। जो टायर रहता है, टायर भी रबर का ही बना होता है, लेकिन सोच के देखो टायर कितना टफ है। और नॉर्मल पेंसिल वाला जब रबर मिटाते तो आराम से कितना हाथ से तोड़ देते हो। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि नेचुरल रबर को एक प्रोसेस के द्वारा जो है उसको टफ बनाया जाता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन में क्या करते हैं,
टायर को या बनाने के लिए क्या करते हैं, उस नेचुरल रबर को, प्राकृतिक रबर को गर्म किया जाता है और उसमें सल्फर क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और गर्म कितने तापमान तक, तो 300 डिग्री सेल्सियस तक, अप टू 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके और सल्फर को ऐड करते हैं। अब इसमें टायर बनाना है तो कार्बन डालेंगे, कुछ और बनाना है तो कुछ और डालेंगे, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, ए। अगला देखो, कीट संवर्धन क्या है, इंसेक्ट कल्चर को क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ ग्रोइंग इंसेक्ट। ये तो एकदम बेसिक सा बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंसेक्ट को बड़ा करने का जो साइंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्ट कल्चर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95। मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखे होंगे बचपन में, हम लोग का 9th-10th का बुक में भी दिया हुआ, मटर को लेके एक्सपेरिमेंट किया था, याद है, हरा मटर, पीला मटर, बड़ा मटर, छोटा मटर, इस तरीके का। तो पी के ऊपर था। तो बोल रहा है कि मेंडल का सारा एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर बेस्ड है, तो मेंडल का सारा एक्सपेरिमेंट किस, स्वीट पी या गार्डन पी। तो हमेशा याद रखना गार्डन पी, ठीक है ना, गार्डन पी के ऊपर बेस्ड था। ऑप्शन नंबर सी। इसमें कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है कि मीठा सुगंधित मटर, स्वीट पी, सब कुछ नहीं। तो सही आंसर क्या है, गार्डन पी के ऊपर उसका था, ना ड्रास्फिया के ऊपर था, ना स्नैपड्रैगन के ऊपर था। ये हम लोग पढ़ते आए, कंफ्यूज नहीं होना। अगला बोल रहा है प्रत्यस्थ प्लास्टिक उच्च टिश्यू जो हड्डियां, हाँ बोल रहा है, देखो ध्यान से, एक मसल होता है स्पेशल टाइप का, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर शरीर में देखोगे तो 3 तरह का मसल्स हम लोग को देखने को मिलता है। एक नॉर्मल मसल्स जो दूसरे मसल से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना। एक मसल्स क्या करता है, 3 तरह का मसल्स तुमको कैटेगरी कर सकते हो, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3। देखना ध्यान से, इसको डिटेल में कवर करेंगे जब बायो वाला पोर्शन अच्छे से चलेंगे। अभी के लिए हम लोग देखते हैं। एक हो गया जैसे मेरा हाथ का मांस है, तो ये मांस एक दूसरे मांस से जुड़ा हुआ है, हर मांस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एक स्पेशल टाइप का मसल्स होगा जो किसको जोड़ता है, मांस को मांस से, क्लियर। एक दूसरा टाइप का स्पेशल मसल्स होता है, वो क्या करता है, मांस को हड्डी से जोड़ता है। तो अभी जैसे मेरा मांस है, खींचेंगे तो अगर हड्डी से नहीं जुड़ा रहता तो क्या होता है, खींच करके यहां तक ले आते और फिर वापस क्या हो जाता, चिपक जाता। लेकिन क्या है, मेरा मांस किससे जुड़ा हुआ है, हड्डी से। और एक तीसरा टाइप का स्पेशल मांस होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जैसे घुटना वाला पोर्शन है या कोई भी जॉइंट है, तो अगर मांस नहीं होता तो हड्डी क्या होता है, खोल करके यहां रख देते, फिर सुबह में क्या करते हैं, जोड़ करके चल जाते हैं हम लोग। लेकिन क्या ये हड्डी इस हड्डी से जुड़ा हुआ है, क्या अलग हो सकता है, नहीं। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी मांस का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, मांस का। अब सवाल ये उठता है कि हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले मांस को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स के ऊपर अगर हम लोग बोलेंगे तो इसको हिंदी में बोलते हैं, स्नायु, और इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। तो आपसे पूछा था क्या, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो कौन वाला लिगामेंट होगा, वो कौन वाला मसल्स होगा, उसको बोलते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट एक स्पेशल टाइप का मसल्स होता है जो क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जैसे ये मेरा जॉइंट है, इसको जुड़ा हुआ है, एक हड्डी दूसरा हड्डी से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, लिगामेंट से। फिंगर का इतना सारा हड्डी है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किससे, लिगामेंट से। क्लियर है, चलो 97। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीजेस, जब जो मेरा सांद्रता है यानी कि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का शरीर में कम हो जाता है तो क्या होता है, देखना ध्यान से। मान लो क्या हुआ कि तुम दौड़ करके जिम गए या एक्सरसाइज किए, तो क्या हो रहा है कि तुम्हारा ऑक्सीजन का खपत शरीर में बढ़ गया, क्योंकि एनर्जी चाहिए। और एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किस में, किस फॉर्म में, एटीपी। ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, उसी की जरूरत पड़ता है। अब मान लो तुम एक्सरसाइज कर रहे, कंटिन्यूसली कर रहे, तो शरीर को क्या कर रहा है, एनर्जी लग रहा है, कंटिन्यूसली एनर्जी लग रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है। अब जब एनर्जी खर्च हो रहा है तो एनर्जी को खर्च करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा उतना अगर तुमको नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा सांस तेज चलने लगता है कि धीमा हो जाता है। कोई ऐसा थोड़ी ना हुआ कि एक्सरसाइज करने के बाद सुस्त पड़ता है तो सांस धीरे चलता है, तो क्या होता है, तेज चलने लगता है। तो इतना बेसिक क्वेश्चन आता है। तो क्या होगा, किसी का अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा ब्लड में तो तुरंत क्या होगा, उसका सांस क्या होने लगेगा, तेज चलेगा कि धीमा चलने लगेगा, धीमा चलेगा तो मर ही जाएगा वो, तेज चलना चाहिए तब बचेगा वो। तो क्या बोल रहा है, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज करने का तरीका क्या होगा, सांस लेगा जल्दी जल्दी और क्या करेगा, बड़ा बड़ा सांस लेगा। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का कमी को क्या कर लेगा, वो पूरा कर लेगा। 98 पे आओ। देखो रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप, समस्थानिक का मतलब समझ में आ गया। आइसोटोप मतलब क्या होता है, समस्थानिक, जिसका परमाणु क्रमांक संख्या क्या हो, सेम हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो। अब देखना ध्यान से, बोल रहा है कि कभी अगर किसी को ट्यूमर हो जाता है
तो उसको एक रेडिएशन के द्वारा जो पहचाना जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है उसको पहचानने के लिए। वो कौन सा है? आयोडीन है, कोबाल्ट है, आर्सेनिक है या सोडियम है? किससे पहचाना जाता है? यही गलती करते थे हो। क्या बोलना है? तुरंत तुरंत बोलना है कि उसको आर्सेनिक से पहचाना जाता है। कैसे? अब इस चीज को याद रखना। अगर किसी को कैंसर हुआ तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कोबाल्ट 60। अगर किसी को ट्यूमर हुआ तो किसका इस्तेमाल करेंगे? आर्सेनिक 74। अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हुआ तो किसका पहचान करेंगे? आयोडीन 131। अगर किसी को खून से रिलेटेड यानी ब्लड से रिलेटेड या खून से रिलेटेड को समस्या हुआ तब किसका इस्तेमाल करेंगे? सोडियम 24। इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो, नहीं मिलेगा जल्दी। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आयोडीन मतलब थायराइड से रिलेटेड, कोबाल्ट मतलब कैंसर हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, आर्सेनिक ट्यूमर है। तो ट्यूमर और कैंसर में क्या अंतर है? ट्यूमर एक जगह रहता है लेकिन कैंसर क्या होता है? एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने लगता है और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मिलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर और ट्यूमर में कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है, अगर वो ट्यूमर एक जगह से दूसरे जगह फैलने लगेगा तो वो क्या हो गया? कैंसर हो गया। जैसे मान लो अगर मेरे को यहां पे मस्सा बढ़ गया, गोश्त बढ़ गया, यहीं पर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये यहां से निकल करके इधर चल जाए, फिर इधर भी बड़ा होने लगे, यहां से निकल के फेफड़ा में बड़ा होने लगे, तो ये क्या है? कैंसर। एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में फैलने लगे तो वो क्या है? कैंसर। और उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं मिलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर सेल क्या है? एक मिलिग्नेंट ट्यूमर है। मिलिग्नेंट मतलब एक ऐसा ट्यूमर जो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में क्या होता है? घूमता है। और कैंसर क्यों होता है? बेसिकली अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, यानी सेल की कोशिकाओं का अनियंत्रित तरीके से क्या होना? विभाजित होना, अनकंट्रोल तरीके से। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? जब कटता है तब मैसेज जाता है ब्रेन से और सेल को पता होता है कि क्या करना है, अब हमको मल्टीप्लाई करके उस क्षति को क्या करना है? कवर अप करना है। लेकिन किसी को कैंसर हो जाएगा तो सब सही है, फिर भी ऑटोमेटिक सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? सेल डिवीजन वही हो जाता है। सोडियम 24 आइसोटोप हो गया। नॉर्मल सोडियम कितना होता है? 23 होता है। क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है? 23। तो ये एक ऐसा आइसोटोप है जिसका ये 11 तो है लेकिन ये कितना है? मास 24। तो ये आइसोटोप का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है उसको पहचानने के लिए। क्लियर है? ये आइसोटोप है। कौन वाला आइसोटोप? 24 वाला। आर्सेनिक कौन वाला? 74 वाला। कोबाल्ट कौन वाला? 60 वाला। आयोडीन कौन वाला? 131 वाला। अब बोलिएगा सर ये सोडियम नंबर 24 का इस्तेमाल कैसे करते हैं? पड़ाक से बताते हो। किसी को पैरालिसिस अटैक देखे हो आसपास? मतलब कोई भी फैमिली मेंबर, दोस्त वो सुने हो, उसका जब जांच होता है तो एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है ब्लड में, और वो इंजेक्शन का जब इंजेक्ट करके जब उसको एमआरआई मशीन में डाला जाता है तो क्या होता है कि एक आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं, उसी को बोलते हैं सोडियम 24। ये क्या होता है? पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाता है? फैल जाता है। जब पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है, जहां तक वो गया होगा वहां पे रंग अलग दिखता है खून का, और जहां पे नहीं पहुंच पाता वहां रंग अलग दिखता है। तब पता चल जाता है डॉक्टर का, अच्छा यहां से यहां तक खून नहीं गया, मतलब कलर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे ब्लॉकेज हो गया। आया बात समझ में? जैसे हम डाले उसमें, अभी मान लो इंजेक्ट कर दिए, इंजेक्ट करने के बाद मेरा बॉडी का पूरा एक एक पार्ट में घूम जाएगा कि नहीं वो, लेकिन अगर मान लो यहां से यहां मेरा ब्लॉक हो गया है तो क्या यहां से यहां ब्लड फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? ब्रेन का कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा में क्या हो जाता है? खून का बहाव रुक जाता है, क्योंकि वहां से क्या हो जाता है? वेन फट जाता है। अब कहां पे फटा है नहीं फटा है तो देखना मुश्किल है ना, कि बहुत छोटा छोटा नस होता है। जिसको देखने के लिए क्या करते हैं? सोडियम को इंजेक्ट कर देता है बॉडी में, और पूरा सोडियम क्या होता है? एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाता है? पूरा बॉडी में फैल गया। अब पूरा बॉडी में फैलने के बाद क्या होगा? फिर उस मशीन में डालेगा तो जहां तक सोडियम फैला होगा वहां पे एक अलग टाइप का कलर दिखता है, ब्लू रंग का। आया बात समझ में? और जहां पे ब्लू नहीं दिख रहा, लाल ही दिख रहा है, तो तुरंत समझ में आ गया क्या? कि वहां पे ब्लॉकेज है। तो इस तरीके से पता चल गया। अब किसी को थायराइड हुआ है तो उसमें इस्तेमाल कर लिए उसका, किसी को ट्यूमर हुआ तो आर्सेनिक, और अगर किसी को कैंसर हो गया तो कोबाल्ट 60। याद रहेगा? चलो, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ 99 में। सुनहरा धान, सुनहरा धान यानी गोल्डन पैडी का इस्तेमाल किसके लिए करता है? विटामिन ए का प्रचुर मात्रा होता है इसमें, ठीक है ना। और आंख का रोशनी के लिए विटामिन ए क्या होता है? बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि विटामिन ए जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन का जो है सिंथेसिस करता है, उसको बोलते हैं कैरोटीन। क्या बोलते हैं? कैरोटीन। और ये आंख के लिए बेटर होता है, गाजर वगैरह में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट बोल रहा है कि अंतरिक्ष में प्रथम यात्री कौन गया? तो अंतरिक्ष में निर्वात है या कुछ वातावरण है? अंतरिक्ष में निर्वात है, कोई भी है वातावरण? नहीं है, अंतरिक्ष में कोई भी वातावरण नहीं है।
तो बोल रहा है कि पहला कोई भी जीवित चीज जो अंतरिक्ष में गया था वो कौन है, याद रखना है कुत्ता है, डॉग। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे क्लास पे।